हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले आपने सारे लेक्चर देख लिए होंगे, मैं इसकी उम्मीद करता हूं। तो पिछली बार हमने बात की थी कि धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती, और हमने बताया था कि धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति सारी होती है। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है कि अगर धातुओं के ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड की प्रकृति अगर सारी है तो अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, अम्लीय हो जाएगी। हमने उसमें बात की थी कि भाई धातुओं के ऑक्साइड अम्लों से रिएक्शन करके लवण और जल बनाते हैं, इसलिए वो एक सार की तरह काम करती है। अब यहाँ उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये कार्बन जो कि एक ए धातु है उसका ऑक्साइड है। जी सर है। ये सारक यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। इसका क्या मतलब हुआ? तो याद रखिएगा, मैंने आपको कल बताया था कि हमेशा अम्ल और सार रिएक्शन करके लवण और जल बनाता है। ठीक है सर। तो यहाँ से देखिए लवण और जल तो बन रहा है और यहाँ पे सार भी है। तो ये हो ना हो, ये वाली जो चीज़ है, जो दूसरी वाली चीज़ है, क्या क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक अम्ल की तरह व्यवहार कर रही होगी। और यही तो लिखा है ना हमने कि भाई ए धातु के ऑक्साइड किस प्रकार का व्यवहार दर्शाते हैं, अम्लीय व्यवहार दर्शाते हैं। इसी टाइप से अगर आपको ये सिद्ध करने को कह दिया जाएगा कि हाउ यू कैन प्रूव दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर रिएक्ट लाइक ए एसिडिक कंपाउंड, ठीक है। आपको ये भी कहा जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ए धातु का ऑक्साइड है, ये सार से क्रिया करके लवण और जल बना रहा है। इसका मतलब ये एक सार की अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछ लेता है ए धातुओं के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, अम्लीय। ठीक है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई धातु यौगिक ए है, ठीक है, यानी धातु के साथ है, ये एक धातु का यौगिक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। याद रखिएगा, हमें रिएक्शन करवानी है ए और प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के साथ बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस मोमबत्ती को बुझा देती है। याद रखिएगा, क्या बुझा देती है? मोमबत्ती को बुझा देती है। इनमें से एक कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है साहब। तो इसका संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। याद रखिएगा, हमें ये नहीं पता अभी, ठीक है, हमें ये पता है कि यहाँ HCl है, ये हमें अभी नहीं पता है। और यहाँ पे ये कह रहा है एक इसका जो यौगिक है वो कैल्शियम क्लोराइड है, तो चलिए हमने लिख दिया कैल्शियम क्लोराइड है। और इसके बाद में ये एक ऐसी वो है जो मोमबत्ती को बुझा देती है, तो हमें पता है कि मोमबत्ती को बुझा देती है, इसका मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई कैल्शियम भी है, ठीक है। देखिए HCl है, यहाँ पर HCl है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम है और यहाँ पर क्या है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। और कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो, जिसमें कैल्शियम भी आता है, कार्बन भी आता है और ऑक्सीजन भी आता है। ये हो गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। और ये एक धातु का यौगिक भी है। ऊपर ही हमने पढ़ा है कि ये धातु का यौगिक है और ये अम्ल के साथ व्यवहार करता है और क्या बनाएगा, लवण, प्लस में जल और प्लस में बनाएगा हमारे कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड मोमबत्ती को बुझाने का काम करेगी और ये धातु यौगिक है, ठीक है। तो आप इजीली इसको समझ सकते हो। तो अगली बार जब आपको कोई क्वेश्चन दे कि कोई धातु यौगिक ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है, तो याद रखिएगा वो कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट। इस क्वेश्चन को आप इजीली ध्यान से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आ रहा है कि अम्ल तथा सारक के बीच रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्यों कहते हैं? ये आपको बहुत ही अच्छा सवाल दे दिया कि भाई अम्ल और सार के बीच में जो अभिक्रिया होती है उसको अपन कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया? याद रखें कि अम्ल और सार के बीच में जब रिएक्शन होती है तो ये जो लवण बनता है ये उदासीन है, यानी ये ना तो अम्लीय है और ना ही सारीय है। इसका जो नेचर है, देखिए अम्ल और सार ने आपस में रिएक्शन की और इसने एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर दिया, तो जल तो वैसे भी एकदम उदासीन ही होता है। अब इससे बनने वाला ये जो लवण है ये किस टाइप का रहेगा, ये रहेगा उदासीन, क्योंकि इसमें ना तो अम्ल के गुण है ना ही सार के गुण है। इसलिए क्योंकि अम्ल और सार के बीच की रासायनिक अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं और इन्होंने अपने एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर दिया, इसलिए इस प्रकार की होने वाली अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया
कहते हैं। जैसे हमने एक ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों रिएक्शन करके बना लिया सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन ये जल। और क्योंकि यहाँ पे ये जो लवण बनने वाला है सोडियम क्लोराइड, इसमें ना तो अम्ल के गुण है ना ही क्षार के गुण है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों कैसे होते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, तथा HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, ये सारे जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल तथा ग्लूकोज जैसे यौगिक विलयन में अम्लीय प्रदर्शन नहीं करते। इसका मेन कारण क्या है? अच्छा सा क्वेश्चन है। हमने शुरुआत में, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि भाई आप जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को और नाइट्रिक एसिड को डालते हो जल में प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये अम्लीय व्यवहार दर्शाते हैं, यानी कि ये जल में H+ आयन देते हैं, जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज ये जल में H+ आयन नहीं देते। इसका मेन रीज़न क्या है? तो याद रखिएगा, ये दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो HCl और HNO3 है, ये जल में H+ आयन देते हैं, इसका मतलब ये अम्लीय गुणधर्म दर्शाते हैं। याद रखिएगा, पुराने लेक्चर देखिए, मैंने बहुत डीप तरीके से आपको समझाएगा कि अम्ल है या नहीं, कौन डिसाइड करेगा? H+ आयन। तो क्योंकि ये दोनों H+ आयन देते हैं, इसका मतलब ये अम्लीय गुणधर्म दर्शाते हैं। जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज ये H+ आयन नहीं देते। क्यों नहीं देते? याद रखिएगा, क्योंकि इनमें सहसंयोजक गुण पाया जाता है, जबकि इनमें आयनिक कंपाउंड पाया जाता है। इनमें आयनिक बंध होता है और इसमें सहसंयोजक बंध होता है। तो आयनिक बंध ये जल में घुलकर आयनों में टूट जाता है, इसलिए ये H+ देता है, यानी धनावेश, और ऋणायन देता है। जबकि इनमें सहसंयोजक गुण है, इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है, इसलिए ये H+ नहीं देते, यानी कि ये अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते। इसके बारे में जो चर्चा है वो अपन करेंगे चैप्टर नंबर 4 में, जब अपन बात करेंगे सारी चीज़ों का, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आ रहा है, आपको बस समझना है और हो सके तो इसको नोट डाउन भी कर देना है, ठीक है ना। एक सेकेंड रुकिएगा आप। जैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलते। याद रखिएगा, देखिए हाइड्रोक्लोरिक ये हमारा एक अम्ल है, लेकिन कैसा अम्ल है? शुष्क है, यानी इसमें जल की मात्रा ना के बराबर है। और यहाँ पे जो लिटमस पेपर ले रहे हैं ये भी कैसा है? शुष्क है, ठीक है, यानी इसमें भी जल की मात्रा नहीं है। तो ये कह रहा है कि भाई हमने ये पढ़ा है कि अम्ल लिटमस पत्र के रंग को बदलती है, नीले लिटमस को लाल कर देती है। हम यहाँ पे अम्ल ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, और यहाँ पे ले रहे हैं लिटमस पत्र, लेकिन ये रंग को नहीं बदल रही। इसका मेन रीज़न क्या है? तो याद रखिएगा, रंग को कब बदलेगी? जब हम उसका वो H+ देगी, और क्योंकि यहाँ पे जल नहीं है, यानी जलीय विलयन नहीं है, इसका मतलब H+ आयन भी नहीं देंगे, और जब H+ आयन नहीं देंगे तो ये अम्लीय व्यवहार नहीं दर्शाएंगे, और जब ये अम्लीय व्यवहार नहीं दर्शाएंगे तो ये लिटमस पत्र के रंग में भी कोई परिवर्तन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, 4-5 हमने क्वेश्चन किए, आगे के क्वेश्चन भी हम इसी तरीके से आगे करते रहेंगे। याद रखिएगा, क्वेश्चन भले ही कम हो, लेकिन आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हम इस चैप्टर को आराम से धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, 8-10 मिनट के लेक्चर लेंगे, जिससे आप इजीली इनको पढ़ भी पाओ, लिख भी पाओ। तो अगर आप चाहते हो कि हमारे साइंस में 10 में से 10 या फिर 100 में से 100 आए, तो आपको ये ज़रूरी है कि आप क्या करें, इस पूरी की पूरी ये जो लेक्चर सीरीज़ चल रहा है इसको कंटिन्यू आगे देखें। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। साइनिंग ऑफ।